कहानी की शुरुआत में हमें जिया को दिखाया जाता है, जो कि बता रही थी कि मैं इंघान के साथ पिछले 5 सालों से हूँ। लोगों को ये लगता है कि इंघान की सेक्रेटरी बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फॉर्चून है, लेकिन असल में ये किसी नरक से कम नहीं। अभी वो इंघान के ऑफिस के सामने खड़ी थी कि अंदर से एक लड़की अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर निकलती है। वो अचानक से उसे अंदर खींचकर किस करने लगा था। जिया उसे आज का स्केड्यूल बता रही थी। तभी ही इंघान को किसी का कॉल आता है। वो कहता है कि ये स्टीवन भी ना। फिर वो जिया की तरफ देखकर कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ मीटिंग में चलना होगा। जिया सोचती है कि लगता है कि आज फिर से मुझे उस टॉर्चर को झेलना पड़ेगा। आगे ये दोनों स्टीवन से मिलने के लिए गए थे, जहाँ पर स्टीवन जिया को देखकर एकदम से उसके पास आकर उसे चिपकने लगा था। वो कहता है कि गो इंघान, ये लड़की तो तुम्हारे साथ पिछले 5 सालों से है। इसने तुम्हें बेड पर काफी अच्छे से खुश किया होगा। इतना बोलकर वो जिया के हाथों को टच करते हुए उससे कहता है कि जिस तरह से तुम अपने बॉस को खुश करती हो, वैसे मेरे साथ भी करोगी ना। ये सुन जिया इंघान की तरफ देखती है, जो कि कुछ बोल नहीं रहा था। जिया को काफी बुरा लगता है कि एक आदमी मेरे साथ इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बचाने की जगह पर ये चुपचाप बैठा है। अगले सीन में स्टीवन होटल रूम में जिया को लेकर गया था, जहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने चाह ही रहा था कि ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। बाहर ड्राइवर इंघान से पूछता है कि क्या जिया मैडम हमारे साथ नहीं आ रही, कि वो कहता है कि नहीं, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। तभी ही वहाँ पर जिया आ जाती है। फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि जब स्टीवन उसके साथ कुछ गलत करने चाह रहा था, कि वो उसे रिकॉर्डिंग सुना कर कहती है कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ बात की, मैंने उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं इस रिकॉर्डिंग को तुम्हारी वाइफ को भेज दूंगी। वाइफ का नाम सुनकर स्टीवन डर जाता है और उसे जाने देता है। इंघान उसे एकदम से केस करने लगा था कि वो कहती है कि अभी अभी मैं स्टीवन के साथ सोकर आई हूँ, तो क्या तुम्हें मुझे देखकर गंदा फील नहीं होता। ये सुन इंघान को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अगली सुबह जब वो उठती कि उसकी मकान मालकिन उसे घर खाली करने के लिए कहने आई थी कि तुम किराया ढंग से नहीं भरती। जिया उसे कहती है कि मैंने ऑलरेडी 3 महीने का किराया आगे से भर दिया है। कि वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरा घर खाली हो जाना चाहिए। तभी ही उसे अपनी कोवर्कर का कॉल आता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ना क्यों चाहती हो। अगर बॉस को पता लगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अपनी माँ की सर्जरी के पैसे भी इकट्ठा करने हैं। तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं और ज़्यादा उसका टॉर्चर नहीं झेल सकती, बस बहुत हुआ। आगे जिया सेक्रेटरी की जॉब छोड़कर शोरूम वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। आज उसका पहला दिन था और वो यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करती है। इंघान के पास जब कोई दूसरी लड़की आती कि उसे पता लगता है कि जिया ने जॉब छोड़ दी है, कि वो काफ़ी गुस्से से कहता है कि अब उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मेरी बिना परमिशन के मेरी सेक्रेटरी की जॉब छोड़ दी। रात में जिया अपने सारे शोरूम वाले कॉलिग्स के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए गई थी, जहां पर इंघान भी आया था। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता कि जिया उसको देखकर भी अनदेखा कर देती है, मानो जैसे अब वो उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करता हो। जिया का ये बर्ताव इंघान को काफी गुस्सा दिला देता है। जब जिया घर पर वापस आती कि ये यहाँ पर पहले से ही बैठा था, वो कहता है कि लगता है कि तुम मुझे छोड़कर काफी खुश लग रही हो। क्लब में तुम अपने उस शोरूम के मैनेजर के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, तो क्या उसके साथ रात गुजारकर प्रमोशन हासिल करने का प्लान है। जिया कहती है कि क्या तुमने सभी को अपनी तरह समझ कर रखा है, मैनेजर पहले से ही शादीशुदा है। वो कहता है कि जब तक मुझे नई सेक्रेटरी नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरा ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकती। अगले दिन कुछ लड़कियां सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी, तो जिया उनमें से वनवन नाम की लड़की को चूज कर लेती है। यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद वो वापस शोरूम की तरफ जा रही थी कि
कि उसकी मुलाकात स्टीवन से हो जाती है। ये कमीना उसे काफ़ी गंदी नज़रों से देख रहा था कि स्वीटी, हम तो दोबारा मिल गए। जिया को उसकी हरकतों से काफ़ी गुस्सा आ रहा था। दूर से सीसीटीवी के जरिए इंघान अपने ऑफिस में बैठा बैठा ये सब कुछ देख रहा था। तभी उसे बताया जाता है कि ये लड़की वानवान अब से तुम्हारी सेक्रेटरी है। आगे सिया जब शोरूम में पहुंचती कि वहां पर इस कंपनी का डायरेक्टर ली शाओ आया था। उसकी कार में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, इसलिए वो सभी पर चिल्ला रहा था कि तुम लोग काम ढंग से नहीं कर रहे। उसको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर सारे एम्प्लॉयज जिया को ही उसे हैंडल करने के लिए भेज देते हैं। जिया उसे पूछती है कि तुम्हें हमारी सर्विस में कहाँ कमी नजर आई, तुम हमें बताओ ताकि हम उसे ठीक कर सके। लीशा उसे अपने साथ टेस्ट ड्राइव पर ले गया था, जहाँ से आने के बाद जिया को उल्टियाँ हो रही थी। आगे वो कार धोने के स्प्रे से जिया के ऊपर पानी छिड़कता है ताकि वो उसका पेशेंट लेवल चेक कर सके। जिया उसके हर टॉर्चर को चुपचाप सहन कर रही थी। लीशाओ को उसकी ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। वो उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा तंग किया, मगर फिर भी तुमने मुझसे चिल्ला कर बात नहीं की, मेरी बातों का उलट कर जवाब नहीं दिया। इस पर जिया कहती है कि तुम यहाँ पर एज अ कस्टमर आए थे, इसलिए मैं तुम्हें इसी तरह से ट्रीट कर रही हूँ। ये सुन लीशाओ को तो जिया पसंद आ जाती है। वो कहती है कि तुम अभी मेरे साथ चलोगी। वो इस कंपनी का डायरेक्टर था, जिस वजह से जिया उसे मना भी नहीं कर पाती। आगे लीशाओ जिया को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले गया था, जहाँ पर वो इस लड़के साओ के बारे में बात कर रहा था एंड फिर इस लड़की के बारे में कहता है कि तुम इससे दूर रहना। तभी ही वहाँ पर इंघान वानवान के साथ आ जाता है, जो कि जिया को काफी तिरछी नजरों से देख रहा था कि ये लीशाओ के साथ क्या कर रही है। उसको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जिया यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये अमीर लड़की उसका पीछा करते करते उसके पास आ गई थी। वो कहती है कि पहले तुम इंघान की सेक्रेटरी थी ना, तो अब तुम लीशाओ को फंसाने लगी। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, अमीर लड़का देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गई। जिया कहती है कि देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, लीशाओ मुझे यहाँ पर लेकर आया है, वो डायरेक्टर है तो मैं उसकी बातों को मना नहीं कर सकती। तभी ही इंघान उसे बॉल लगने से बचाता है एंड कहता है कि अंधी हो क्या, तुम देखकर नहीं चल सकती। लीशाओ भी वहाँ पर आ गया था। वो जिया के पैरों पर लगी चोट देखकर जल्दी से उसे उठाकर चिल्लाता है कि ये बॉल किसने मारी, अगर खेलना नहीं आता तो यहाँ से निकल जाओ। वानवान कहती है कि माफ करना, ये मुझसे गलती से हो गया। लीशाओ जब जिया को लेकर यहाँ से जा रहा था कि ये उसे काफी जलन भरी नजरों से देखता है। आगे लीशाओ जिया को अपने घर पर लेकर आया था, जहाँ पर वो उसके पैरों पर लगी चोट देखकर कहता है कि तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही लग गई। फिर वो कहता है कि वैसे इंघान के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, वो जैसा सीधा दिखता है वैसा नहीं है, मेरी एक सलाह मानो, उससे तुम दूर रहना। इतना बोलकर वो उसके पैरों पर दवाई लगाने लगा था कि तभी ही वहाँ पर इंघान वानवान के साथ आ जाता है, क्योंकि वानवान को भी चोट लग गई थी। यहाँ पर वानवान को तो ये लग रहा था कि लीशाओ जिस तरह से जिया को दवाई लगा रहा है तो इंघान भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन इंघान तो बस इन दोनों को घूरने में बिजी था। वो तो वानवान की तरफ देखता भी नहीं। अगले सीन में लीशाओ जिया को अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए लाया था, जिनमें सारे के सारे लोग काफी ज्यादा अमीर थे। उनमें से एक लड़का कहता है कि अभी हम सभी लोग यहाँ पर हैं, तो चलो ना ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। ये सुन इंघान वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे साथ ये गेम खेलना ही पड़ेगा। साओ सबसे पहले वानवान से पूछता है कि तुम यहाँ पर किसी को पसंद करती हो, कि इस पर वो हाँ कह देती है। वानवान का ये इशारा इंघान की तरफ था। उसके बाद साओ जिया के पास आकर उसे कोई सवाल पूछता है जिसका वो जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए ड्रिंक करती है। लेकिन ये साओ तो उसके पीछे ही पड़ गया था जब वो दोबारा उसे कोई बेतुका सवाल पूछता कि वो दोबारा ड्रिंक करने जा रही थी, कि इंघान कहता है कि ज्यादा मत पियो, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं। लीशाओ कहता है कि तुम इसके बदले में ड्रिंक क्यों कर रहे हो। बस फिर दोनों ही लड़के अपनी अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए एक एक बाटली गटक छाते हैं। इंघान पूछता है कि तुम जिया की इतनी साइड क्यों ले रहे हो।
कि वो कहता है कि मैं जिया को पसंद करने लगा हूँ और उसे परस्यू करना चाहता हूँ। अगले सीन में जिया लिशाओ को उसके रूम में छोड़ने गई थी, जो कि एक बोतल गटकने के बाद बेहोश हो गया था। जिया उसको ठीक से सुलाने के बाद यहाँ से जा रही थी कि उसके रूम में इंघान आकर उसे उठाकर सोफे पर बिठाकर उसके पैरों को देख रहा था कि वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि लिशाओ तुम्हारे पैरों को टच कर सकता है, मैं नहीं। मैं समझ गया, तुमने मेरे यहाँ से जॉब इसीलिए छोड़ी ताकि तुम लिशाओ को पटा सको। वो कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। इंघान कहता है कि अब तुम्हें मेरी बातें बकवास लगने लगी, चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा ये लिशाओ उठ जाएगा। तभी ही जिया को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। जब वो यहाँ से जाने के लिए निकलती कि इंघान के भी पेट में दुखने लगता है, लेकिन वान उसके पास आ गई थी। ये देखकर जिया यहाँ पर नहीं रुकती। इंघान उसे जाते हुए देख रहा था कि मेरी ऐसी हालत देखकर भी ये यहाँ पर नहीं रुकी। जब वो हॉस्पिटल पहुँचती कि डॉक्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हारी माँ की सर्जरी नहीं करेंगे। जिया को पता लगता है कि उसने जो सर्जरी के पैसे इकट्ठा किए थे वो तो अंकल आंटी ने अपने निजी खर्चों में यूज कर लिए। अभी वो उस पर चिल्ला रही थी कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने वो पैसे कितनी मेहनत से कमाए थे, अपनी माँ की सर्जरी के लिए इकट्ठा किए थे। अंकल तो उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगे थे कि तुम्हारे बाप के धंधे में नुकसान होने के बाद उसने खुदकुशी कर ली, तब मैं तुम दोनों माँ बेटी को अपने घर लाया था, रहने की जगह दी। अभी मैंने तुम्हारे चंद पैसे यूज किया कर लिए, तुम तो मुझ पर ही चिल्लाने लगी। तुम कितनी ज्यादा एहसान फरामोश हो। ये सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में वो रास्ते में ही इसी चिंता में चल रही थी कि मैं माँ की सर्जरी के पैसे कहाँ से लाऊंगी। तभी ही उसका सामना लिशाओ से हो जाता है। वो अपनी माँ की कंडीशन बताते हुए उसके पास से कुछ पैसे उधार मांगती है। लिशाओ उसकी सारी बातों को सुनने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारी माँ का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा, पर बदले में तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना होगा। वो मना कर देती है कि मैं ऑलरेडी इंघान के अंडर काम करके काफी कुछ झेल चुकी हूँ, अब मैं ये चीज दोबारा नहीं होने देना चाहती। लिशाओ कहता है कि इंघान तुम्हें जितने पैसे देता था मैं उसे तुम्हें डबल सैलरी दूंगा, सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। आगे जब वो शोरूम में काम करने आती कि उसकी कोवर्कर उसे काफी तंग कर रही थी कि तुम इतना ज्यादा लेट क्यों आई। वो अपना काम भी जिया को करने को देती है। जिया जब चुपचाप ये कर रही थी कि तभी ही वहाँ पर ये अमीर सादी आकर उसे अलग से तंग करने लगती है कि तो तुमने लिशाओ को आखिर में फंसा ही लिया। वो उसे 2-3 बार धक्का मारकर इंघान के ऑफिस से कुछ लाने के लिए भेजती है। जब जिया वहाँ पर जाती कि वहाँ पर इंघान की गर्लफ्रेंड आई थी, वैसे ये लड़की वही है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में इंघान के रूम से बाहर जाते हुए देखा था। ये लड़की जिया से कहती है कि मेरे पैर दुख रहे हैं, तू जरा इनको दबाओ। जिया मना करती है कि अब मैं इंघान की सेक्रेटरी नहीं रही तो मैं ये काम नहीं करूंगी। तभी ही वहाँ पर इंघान आता है कि ये लड़की उसे कहती है कि जरा देखो तो इसे, ये मुझे मना कर रही है, पहले तो ये मेरे जूते भी साफ कर देती थी। इंघान जब उसे कुछ कहने चाहता कि जिया कहती है कि ये काम मेरा नहीं है तो मैं ये नहीं करूंगी। इंघान सोचता है कि ये तो पहले कभी भी मेरी बात को नहीं काटती थी, मुझे कभी भी उल्टा जवाब नहीं देती थी, तो फिर ये अचानक से बदल कैसे गई। अगले सीन में वो लिशाओ के साथ थी जहाँ पर लिशाओ ने उसकी माँ की सर्जरी का सारा बिल भर दिया था। अब लिशाओ ने उसकी इतनी बड़ी मदद की थी इसलिए वो उसकी असिस्टेंट बनने के लिए मान जाती है। लिशाओ इससे काफी खुश हो गया था। वो कहता है कि अब जबकि तुम मेरी असिस्टेंट बन गई हो तो तुम्हें उसकी तरह दिखना भी पड़ेगा। आगे वो उसका पूरा मेकओवर कर देता है एंड फिर उसे नेकलेस पहनाते हुए कह रहा था कि अब बिल्कुल तुम मेरी असिस्टेंट की तरह लग रही हो। जिया कहती है कि ये कपड़े और ज्वेलरी तो काफी महंगे होंगे। वो कहता है कि ज्यादा मत सोचो, इसे अपने बॉस की तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो। अगले सीन में लिशाओ जिया को अपने साथ क्लब में लेकर गया था जहां पर उसके वो अमीर फ्रेंड भी आए थे। वो दोनों जिया को उसके साथ देखकर उसे काफी चिढ़ा रहे थे,
कि तुम तो इसे इतना ज़्यादा पसंद करने लगे हो कि अब तो तुमने इसको अपनी असिस्टेंट भी बना लिया। यहाँ पर ये कमीना स्टीवन भी आया था, लेकिन लेशव को जिया के साथ देखकर वो उसके साथ ज़्यादा कुछ गलत नहीं कर पाता। जब वहाँ पर इंघान आता है कि जिया का एकदम से चेहरा उतर गया था, ये देखकर लेशव कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो चलो बाहर चले जाते हैं। जब वो उसे यहाँ से लेकर जा रहा था कि पैर फिसलने की वजह से जिया नीचे गिरने वाली थी, लेकिन लेशव उसे पकड़ लेता है। ये देखकर लेशव के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगे थे। स्टीवन कहता है कि जरा देखो तो इसे, ये 5 साल तक तुम्हारे साथ रही, जब इसे तुमसे बेनिफिट मिलना बंद हो गया तो ये लेशव के पास चली गई। ऐसी लड़कियों को बस पैसों से प्यार होता है, पैसों के चलते ये लड़के बदलती रहती है। जिया के बारे में ऐसी बातें सुनकर इंघान उसकी तरफ काफी गुस्से से देखता है कि स्टीवन चुप हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों गेम जोन में आ गए थे कि तभी ही उसके पीछे पीछे ये सारे लोग भी आ जाते हैं। ये लड़का कहता है कि चलो ना कार्ड्स खेलते हैं, हारने वाला अपने कपड़े उतारेगा। लेशव कहता है कि मुझे ये रूल ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आगे इन सभी लोगों ने खेलना शुरू कर दिया था, जहाँ पर सबसे पहले लेशव हारता है, जिस वजह से उसे अपना कोट उतारना पड़ता है। दूसरे राउंड में जिया हार गई थी कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जिया जब ये करने जा रही थी कि इंघान अपने कार्ड्स दिखाकर कहता है कि इस राउंड को तो मैं हार गया हूँ। जब वो अपना कोट उतारने चाहता कि ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं कि तुम तो बिग बॉस हो, तो हम तुम्हें अपना कोट उतारने के लिए नहीं कह सकते। दूसरा वाला कहता है कि चलो बस करते हैं, अब हमें नहीं खेलना। आगे ये लोग क्लब से वापस आ रहे थे, जहाँ पर लेशव उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो कहती है कि ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी। जब वो अपनी टैक्सी आने का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक से उसके सामने इंघान आ जाता है एंड जोर से चिल्लाता है कि जिया, अब तो तुम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बन चुकी हो, तुम मुझे छोड़कर उस लेशव के पास कैसे जा सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि कंपनी में वो मेरा राइफल है? देखो, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम दोनों कौन सी खिचड़ी पका रहे हो, बस तुम उस लड़के से दूर रहना, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जिया कहती है कि क्या इत्तेफाक है, लेशव ने भी मुझे यही बात बोली थी कि तुम अच्छे नहीं, मैं तुमसे दूर रहूं। वैसे 5 सालों तक मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर रही, तुमने 5 सालों तक बिल्कुल मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट किया, ऐसा सुलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। लेकिन अब तो मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करती, तो तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। अगले दिन जब वो लेशव के पास जाती कि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ, इसलिए असिस्टेंट के बहाने मैंने तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश की, तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? जिया कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। वो कहता है कि नहीं, मैं काफ़ी सीरियस हूँ। पर रुको, तुम ये मत कहना कि तुम्हें वो इंघान पसंद है। वो लड़का काफ़ी लड़कियों के साथ सो चुका है, उसकी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है एंड अब तो वो मेरी छोटी बहन से शादी भी करने वाला है। तुम्हें तो उसके बारे में पता ही होगा कि वो कंपनी में अपनी पोजीशन टिकाए रखने के लिए इसी तरह से अमीर लड़कियों के साथ रहता है। मैंने सुना कि 5 सालों तक उसने तुम्हें काफ़ी तंग किया, तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाया, फिर भी तुम ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती हो? जिया कहती है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। फिर हम लेशव की छोटी बहन निंगशी को देखते हैं, जो कि इंघान से कंपनी में मिलने आई थी। वो आते ही किसी एम्प्लॉय को चाटा लगा देती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये लड़की कितनी बदतमीज है। तो यहाँ पर वान इंघान को अलग से पटाने की कोशिश कर रही थी। आज वो उसके लिए अपने हाथों से सूप बना कर लेकर आई थी, लेकिन इंघान तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। तभी ही निंगशी आकर एकदम से उसे चिपक जाती है कि मैं चाइना वापस आते ही तुमसे मिलने आ गई, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया, चलो मूवी डेट पर चलते हैं। वान उन दोनों को देखकर सोचती है कि ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई। बाहर इस एम्प्लॉय को बाकी के सभी लोग सांत्वना दे रहे थे कि तुम ज्यादा बुरा मत मानो, निंगशी को बस अपने बाप के पैसों पर रौफ झाड़ना आता है, तुम उसे इग्नोर करके बस अपना काम करो। आगे एलिवेटर के पास जिया को वान मिल जाती है। वान उसे कहती है कि तुम्हें ये जानकर बुरा लगेगा कि मैं अब इंघान को पटाने वाली हूँ। जिया कहती है कि गुड लक,
पर इंघान तुम्हें कभी भी भाव नहीं देगा। वनवन कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि तुमने उसके साथ 5 साल तक काम किया तो तुम उसके लिए स्पेशल हो, वो सिर्फ तुम्हें ही पसंद करेगा। देखो उसकी निंगशी के साथ शादी होने वाली है। जिया कहती है कि ये जानने के बावजूद भी तुम उस पर ट्राई मारना चाहती हो। देखो बस अपने काम पर ध्यान दो, इंघान पर ध्यान देने चाहोगी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम्हारी इतनी अच्छी खासी नौकरी जाएगी वो अलग। यहाँ बाहर इंघान उसके साथ मूवी डेट पर जाने की जगह पर सीधा उसे घर पर भेज देता है, जिससे निंगशी को गुस्सा आ गया था कि क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। आगे जिया लेशव की तरफ से उसे कोई फाइल देने गई थी कि वो उसे पकड़कर केस करने लगता है। जिया कहती है कि तुम्हारी तो शादी किसी और से होने वाली है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तभी ही जिया के फोन में लेशव का कॉल आ रहा था। वो उसे उठाकर स्पीकर पर रखता है एंड फिर जिया को केस करने लगा था। लेशव जिया से काम के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जिया की आवाज़ आता ना देखकर वो कहता है कि जिया अभी तुम कहाँ पर हो, क्या तुम किसी मुसीबत में हो। ये सुनकर इंघान कॉल को कट करके जिया से पूछता है कि ये तुम्हें इतने प्यार से क्यों बुला रहा था और इसको तुम्हारी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों है, आखिर में तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना चाहिए, तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में अब दखलंदाजी ना करो, यही बेहतर रहेगा। वो कहता है कि जिया तुम ये बात कभी भूलना मत कि तुम पहले भी मेरी थी और अब भी मेरी हो। आगे जिया जब अपने घर पर जाती कि वहाँ पर कर्जा मांगने वाले आए थे, जिन लोगों ने अंकल को बहुत ही ज्यादा पीटा था और घर का सारा सामान भी तोड़ दिया था। अभी ये लोग जोर जोर से चिल्लाकर तमाशा खड़ा कर रहे थे कि जिया कहती है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये सुनकर वो कर्जे वाले वहाँ से चले जाते हैं। आगे अंकल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और आंटी जिया से कह रही थी कि हमने उन लोगों के पास से 5 मिलियन का कर्जा लिया, अभी हमारे पास उनको देने के लिए एक फुटी कौड़ी नहीं, क्या तुम हमारी मदद करोगी? तुम तो काफी अमीर लोगों को जानती हो तो तुम उसके पास से पैसे उधार मांग लो। जिया सोच में पड़ जाती है कि इन लोगों ने मेरी माँ की सर्जरी के पैसे उड़ा दिए, 5 मिलियन का कर्जा ले लिया, मगर फिर भी इनके पास 1 रुपया भी नहीं। आखिर में इतने सारे पैसों का इन लोगों ने किया क्या होगा। तभी ही डॉक्टर आकर कहता है कि अंकल अब ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर जिया को देखकर काफी शॉक्ड हो गया था। जिया भी उसे देखकर शॉक्ड होती है क्योंकि ये लड़का उसका कॉलेज टाइम का एक्स बॉयफ्रेंड है। अगले दिन निंगशी कंपनी में काम करने के लिए आ जाती है। अभी वो अपना स्पीच दे ही रही थी कि वहाँ पर इंघान की पुरानी गर्लफ्रेंड आकर तमाशा खड़ा करने लगती है कि वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकता है। निंगशी अपने गार्ड्स को इशारा करती है कि जरा इस कचरे को बाहर फेंक दो। फिर वो कहती है कि मैं इंघान की बचपन की दोस्त हूँ और मुझसे इंघान को कोई भी नहीं छीन सकता। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा पसेसिव बिहेव कर रही थी। रात में ये एक्स बॉयफ्रेंड और जिया साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड पूछ रहा था कि इतने सालों में तुमने क्या किया, तुम कैसे रही। फिर जब वो उसके पास से दोबारा चांस मांगता है कि जिया उसे मना कर देती है कि तुम कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझसे ब्रेकअप करके विदेश भाग गए थे, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, हम बस दोस्त बनकर रहे यही अच्छा रहेगा। एक्स बॉयफ्रेंड इस चीज के लिए मान जाता है। दूर से इंघान उन दोनों को देख रहा था। निंगशी कहती है कि हम ऐसी गंदी जगह पर खाना खाने क्यों आए हैं, लेकिन ये जगह तुम्हें पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। निंगशी बस अपनी ही धुन में बात कर रही थी, लेकिन इसका ध्यान तो बस जिया पर ही था। वो सोचता है कि ये लड़का कौन है और जिया इसके साथ इतना हंस हंस कर बातें क्यों कर रही है। निंगशी का भी ध्यान जिया पर चला जाता है, इसीलिए अगले ही दिन कंपनी में वो जिया को टारगेट बनाती है। वो जिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है कि तुम कितने सालों से कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन अभी भी तुम्हें ढंग से काम करना नहीं आया, तुमने हमारे 10 मिलियन के इतने बड़े प्रोजेक्ट में गड़बड़ कर दी। जिया कह रही थी कि ये मैंने नहीं किया, मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनती एंड उसकी बेइज्जती करना जारी रखती है। इंघान भी वहीं पर ही मौजूद था। वो चाहता तो जिया की मदद कर सकता था, लेकिन ये बिल्कुल ढीठ की तरह वहाँ पर चुपचाप बैठा रहता है। आगे जिया जब घर वापस जा रही थी कि उसे कर्जे मांगने वालों का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए किसी जगह पर बुला रहे थे। जब वो वहाँ पर शादी की उसे पता लगता है
कि निंगशी ने इन दोनों के साथ मिलकर उसे यहाँ पर बुलाया है। निंगशी उसे मारकर उसे धमकी दे रही थी कि आगे से तुम इंगहान से दूर रहना, तुम्हारी वजह से वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी नजर उसके पैसों पर है, इसीलिए तुम उसे सिड्यूस कर रही हो। आगे से इंगहान के आसपास भी दिखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिया बेचारी अपनी सफाई में कुछ बोलने चाहती कि वो उसे बोलने ही नहीं देती। अगले दिन वो ली शाओ को अपना रेजिग्नेशन लेटर थमा देती है कि अब मुझे यहाँ पर काम नहीं करना। वो कहता है कि क्या इंगहान ने तुम्हें परेशान किया। वो कुछ बोल नहीं रही थी कि वो कहता है कि फिर पक्का मेरी बहन होगी। देखो मैं अपनी बहन से बात करता हूँ, पर प्लीज तुम ये जॉब मत छोड़ो। कि वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मगर फिर भी सारे लोग मिलकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। आखिर कब तक मैं ये सब कुछ सहन करती रहूंगी। इतना बोलकर वो जॉब छोड़कर यहाँ से चली जाती है। आगे वो हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी। उसे इतना खोया खोया देखकर एक्स बॉयफ्रेंड पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, कि वो अपनी जॉब छोड़ने के बारे में उसे बताती है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी माँ का ध्यान रख लूंगा, तुम अच्छे से अपना इंटरव्यू देने जाओ। आगे वो अलग अलग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन इंगहान की वजह से सभी लोग उसे मना कर रहे थे कि हम लोग तुम्हें जॉब देकर इंगहान से पंगा नहीं ले सकते। जब वो थक हार कर घर वापस जा रही थी कि इंगहान उसके सामने आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या ऐसा करके मजा आता है। इंगहान कहता है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तभी ही उसे निंगशी का कॉल आता है। वो उसे बात करने में बिजी हो गया था कि वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निंगशी जिया को कॉल करके जल्दी अपने पास बुलाती है। जिया को लगता है कि शायद इसे कंपनी का कोई काम होगा, लेकिन ये तो उसके पास से सारे नौकरों वाले काम कराती है। कभी उसके पास से कॉफी मंगाती है तो कभी अपना फोन। अभी वो अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। जिया से गलती से उसके ड्रेस पर कॉफी गिर जाती है कि वो चिल्लाने लगती है कि तुम जानती भी हो क्या, ये ड्रेस कितनी महंगी है, इसको पेरिस के डिजाइनर ने बनाया है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इसे अफोर्ड भी कर सको। वो कंटिन्यूसली उसकी बेइज्जती किए जा रही थी। ये भी वहाँ पर था, लेकिन वो जिया को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलता। तभी ही वहाँ पर लीशा आकर कहता है कि इस ड्रेस के पैसे मैं दे दूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। इतना बोलकर वो जिया को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में किसी होटल में लेशाव की फैमिली का गेट टुगेदर था, जिनमें सभी लोग आए थे। लेशाव जिया को अपनी माँ से मिलवाते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे काफी पसंद करता हूँ। इंगहान ये सुनकर जेलस हो गया था। लेशाव की माँ जिया से पूछ रही थी कि तुम्हारी उम्र क्या होगी, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं। जिया आंटी के सारे सवालों का शांति से जवाब दे रही थी और इसके पिछवाड़े से धुआं निकल रहा था। इसको जिया की तरफ एक ही टस घूरता देखकर निंगशी को अच्छा नहीं लगता कि ये मुझे छोड़कर इसको क्यों देख रहा है। आगे खाना खाने के बाद जिया यहाँ से जा रही थी कि ये तुम्हारी फैमिली का गेट टुगेदर है और मैं एक आउटसाइडर, तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। लेशाव कहता है कि बकवास करना बंद करो और चलो मेरे साथ। वेटर उसे बताती है कि माफ करना, पर हमारे होटल में बस एक ही रूम बचा है, तो तुम दोनों को शेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर जिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेशाव वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होने लगा था। वहीं ये दोनों भी एक ही रूम में रुके थे, जहाँ पर निंगशी इंगहान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसके साथ रात गुजारे, लेकिन ये तो उसे भाव ही नहीं देता एंड यहाँ से चला जाता है। यहाँ जिया को अपने साथ अकेले रूम में देखकर लेशाव के तो सारे अरमान झाग रहे थे। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर फिर भी तुम मुझे भाव क्यों नहीं देती, क्या तुम इंगहान को पसंद करती हो। वो कहती है कि नहीं। वो कहता है कि फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई बिगड़ैल अमीर सादा हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही उसे किस करने चाहता कि तभी ही वहाँ पर इंगहान आकर उसे जोर से मुक्का मार देता है एंड जिया को लेकर बाहर आ जाता है। जिया अभी थोड़ा डरी हुई थी कि वो कहता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, घर जाने के बाद शांति से सो जाना। जिया कहती है कि मुझे तो हमेशा ही ये लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए तुमने मुझे 5 सालों तक टॉर्चर किया, मगर आज तुमने मेरी मदद क्यों की। तुम्हारा ये बर्ताव मुझे काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है कि वो एकदम से उसे किस कर देता
है एंड फिर ऐसे ही किस करते हुए वो दोनों जिया के घर पर आ गए थे। अगले दिन जब वो उठती कि उसकी कमर में काफ़ी दुख रहा था कि तभी ही उसे हॉस्पिटल अर्जेंटली बुलाया जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचती कि उसे पता लगता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। जिया को काफ़ी डर लग गया था कि कहीं उसकी माँ की मौत ना हो जाए। वो रो रही थी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड ऐसे में उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी बड़े डॉक्टर से बात करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में एक्स बॉयफ्रेंड जिया को बाहर छोड़ने के लिए गया था, जहाँ पर वो उससे दोबारा चांस मांगता है कि क्या हम फिर से अपने रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। जिया कहती है कि इन पिछले कुछ सालों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से मैं लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतना बोलकर वो उससे मना कर देती है। दूसरी तरफ ऑफिस में वान वान आज फिर से उसके लिए सूप बनाकर लेकर आई थी ताकि वो उसे पटा सके, लेकिन इंघान का ध्यान तो जिया को देखने में था। वो कहता है कि ये लड़का फिर से आखिर में ये है कौन और जिया इसके साथ क्यों घूम रही है। जिया जब अपने घर जा रही थी कि उसके सामने कुछ चोर मकारे आ जाते हैं जो कि उसके पास से उसका पर्स मांग रहे थे। तभी ही वहाँ पर इंघान आकर इन दोनों को यहाँ से भगाकर जिया की जान बचाता है। जिया को सही सलामत कार में बिठाने के बाद वो कहता है कि तुम इतनी रात गए अकेले क्यों घूम रही हो और अभी अभी तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था, आजकल तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगी हो। जिया पूछती है कि क्या तुम मुझ पर नजर रखवा रहे थे। वो कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, वो लड़का कौन था। जिया कहती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हम लोग कॉलेज में साथ थे, अभी मेरी माँ जिस हॉस्पिटल में भर्ती है ये भी वहीं पर ही काम करता है, तो हमारी दोबारा मुलाकात हो गई। इंघान कहता है कि एक्स बॉयफ्रेंड वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया तो तुम उसके पास जाना चाहती हो मुझे छोड़कर। तुम्हें मेरा प्यार आखिर में दिखाई क्यों नहीं देता, मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए कितनी कोशिशें कर रहा हूँ, तुम ये भी नहीं देखती। वो बस ऐसे ही चिल्ला रहा था कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर जिया उसे उसके घर लेकर जाती है। जिया उसके साथ 5 सालों से काम कर रही थी तो उसे पता था कि इसे बचपन से ही एक ट्रॉमा है। अभी वो एक्यूपंक्चर की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मदद करने के बाद जैसे ही वो यहाँ से जाती कि वो उसे रोक कर कहता है कि प्लीज यहीं पर ही रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जिया देखती है कि इसको तो काफी तेज बुखार हो गया है। तभी ही वो उसके गले लगकर सो जाता है कि मुझे तुम्हारी बाहों में ऐसे ही रहने दो, हाँ, ताकि तुम्हारा बुखार उसको भी लग जाए। अब यहाँ जिया को तो उस पर दया आ जाती है कि मैं इतने बीमार आदमी को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। वो रात भर चक्कर उसके माथे पर पट्टियाँ रखती है ताकि उसका बुखार उतर जाए। अगली सुबह वो उसके लिए दलिया बनाकर लाई थी। वो कहती है कि अब तुम ठीक हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन वो उसे रोक कर कहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मेरे ऊपर काम का कितना ज़्यादा प्रेशर है। मैं कंपनी में अपनी पोजीशन टिकाए रखने के लिए निंगशी के साथ हूँ, बाकी मैं उसे पसंद नहीं करता, मुझे बस तुम पसंद हो। अगर तुम ही मुझे छोड़कर चली जाओगी तो फिर तो मैं तो काफ़ी अकेला पड़ जाऊँगा। बस ऐसे ही इमोशनल बातें कर करके वो जिया को फंसा लेता है एंड कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ मेरे ही घर में रहो। अभी वो जिया को अपना सॉफ्ट साइड दिखा रहा था एंड फिर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगा और तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करूँगा। जिया बेचारी भोली भाली उसकी बातों में आकर उसे हाँ कह देती है। फिर जिया उसके ही घर में उसके साथ रहने लगी थी। कुछ दिनों के बाद वो जिया को कम समय देने लगता है। जिया को लगता है कि शायद इस पर काम का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर होगा, ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है, लेकिन ये चालाक लोमड़ी ओवर टाइम के बहाने निंगशी से मिलने चाहता था। एक दिन जिया को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इंघान को ये बात बता पाती कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी माँ को होश आ गया है। ये सुन वो भागकर हॉस्पिटल जाती है। आज काफ़ी सालों के बाद वो अपनी माँ से बातें करके काफ़ी खुश लग रही थी
कि डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें इसका बिल भरने की ज़रूरत नहीं, इंघान ने पहले ही बिल भर दिया है। इंघान का नाम सुनकर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम इंघान को जानती हो? अगर ऐसा है तो उस लड़के से दूर रहो वरना वो तुम्हें मार देगा। जिया समझ नहीं पाती कि माँ अचानक से उसके सामने ऐसी बातें कैसे करने लगी। जब वो उसे कुछ पूछने जाती कि माँ डर के मारे बेहोश हो जाती है। तभी ही निंगशी आकर उसे कहती है कि तुम जानती हो कि इंघान ने तुम्हें सेक्रेटरी बनाकर पूरे 5 सालों तक तुम्हें टॉर्चर क्यों किया? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे बाप ने चंद पैसों के लिए उसे किडनैप किया था। तब से ही उसे वो ट्रॉमा हो गया और वो इसी बात का बदला तुमसे ले रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे कोई प्यार वगैरह करता है इसीलिए उसने तुम्हें अपने घर पर रखा? नहीं, वो तुम्हें अपनी दुश्मन मानता है और अभी भी वो तुम्हें टॉर्चर करना चाहता है। तुम मानो या ना मानो पर वो शादी तो सिर्फ मुझसे ही करेगा, तुम जैसी गवार से नहीं। यहाँ पर निंगशी उसे भड़काकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जिया अपना सामान पैक कर रही थी। इंघान के पूछने पर वो बताती है कि मेरी माँ को यहाँ पर नहीं रहना इसलिए हम दोनों दूसरे शहर जा रहे हैं। इंघान कहता है कि ठीक है। वो सोचती है कि इसने मुझे एक बार भी रोका नहीं, इसका मतलब ये है कि निंगशी सच बोल रही थी। ये मुझसे काफ़ी नफरत करता है, मुझे अपनी दुश्मन मानता है। ये बस कब से मुझसे बदला ले रहा था, लेकिन इन 5 सालों में इसने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो बहुत ही ज़्यादा घटिया और घिनौना था। मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जिया के दूसरे शहर जाने के बाद ये बिल्कुल देवदास बन गया था। रोज़ रोज़ घर पी कर आने लगा था। वन एक दिन इसी बात का फ़ायदा उठाने जा रही थी कि आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगी कि तभी ही निंगशी आकर ज़ोर से उसे चाटा लगा देती है कि कमीनी, तू मेरे इंघान के साथ ये क्या कर रही थी? वो उस पर चिल्लाकर उसे यहाँ से भगा देती है। वानवान के जाने के बाद वो देखती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कोई नशा नहीं चढ़ा। वो कहता है कि तुमने जिया को सच्चाई क्यों बताई, इस वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई, ये सारी तुम्हारी गलती है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं इस सगाई को तोड़ रहा हूँ। निंगशी कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे फादर कंपनी में ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कि वो कहता है कि तुम और तुम्हारे फादर चाय भाड़ में, मुझे तुम लोगों की मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। अगले दिन वानवान जब ऑफिस आती कि उसे पता लगता है कि उसको तो काम से निकाल दिया गया है। जिया ने सच ही कहा था कि काम पर ध्यान दो, इंघान पर ध्यान देने जाओगी तो इतनी अच्छी नौकरी गवा दोगी। लो, इसने तो अपना सत्यानाश अपने ही हाथों से कर दिया। यहाँ पर ये दोनों माँ बेटी दूसरे शहर आ गए थे, जहाँ पर मम्मी उसे पूछती है कि क्या इंघान ने तुम्हें ज़्यादा परेशान किया? कि वो कहती है कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, हम लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने आए हैं। तभी ही उसके अंकल आकर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, इंघान की किडनैपिंग चंद पैसों के लिए मैंने की थी और मैंने तुम्हारे पापा का नाम चढ़ा दिया। इंघान को भी इस सच के बारे में पता है। मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी इसीलिए मांगने आया क्योंकि मेरी वजह से उसने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, ये सारी मेरी गलती है। ये सुन जिया को एक झटका सा लग जाता है कि अगर उसे सच्चाई पता थी फिर भी उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अभी वो इतना ज़्यादा सदमे में चली गई थी कि बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में उसका एक्स बॉयफ्रेंड कह रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिया के मन में अभी सारी पुरानी बातें चल रही थी कि अगर इंघान को सच्चाई पता थी फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मुझे 5 सालों तक अपनी नौकर बनाकर रखा, काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर किया। ऐसा सुलूक तो कोई जानवरों के साथ भी ना करे। वो उसे कहती है कि मेरा झूठ मूठ का अबॉर्शन करा दो। इंघान को कहीं से पता लग गया था कि जिया उसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है। जब वो उसे हॉस्पिटल में मिलने आता कि वो चिल्ला रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये हमारा बच्चा था। वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं था, इसलिए चिल्लाना बंद करो। मगर ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि अगर ये मेरा बच्चा नहीं था तो फिर किसका था। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि यह हॉस्पिटल है, प्लीज़ यहाँ पर चिल्लाना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। आगे इंघान दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल करता है, जिस वजह से सारे बोर्ड मेंबर्स ने उसे यहाँ पर परमानेंटली रख लिया था। आगे अपनी जॉब सिक्योर करने के बाद ये जिया को अपने घर पर लेकर आया था, जहाँ पर उसने जिया को एक रूम में बंद करके रखा था। जिया को लगता है कि इसने पहले मेरे साथ काफ़ी
काफी गलत कर दिया और अभी ये मुझसे मेरी आज़ादी छीन रहा है। वो खाना खाना बंद कर देती है। जब वो उसे खाना देने चाहता कि वो कहती है कि मुझे यहाँ पर घुटन सी महसूस हो रही है, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए प्लीज़ मान जाओ और जिद मत करो। आगे वो जिया को मनाने की काफ़ी कोशिशें करता है। हाँ, ये बात सच है कि वो जिया से काफ़ी प्यार करता है, इसलिए वो जिया को अपने आप से दूर नहीं जाने दे रहा, लेकिन उसका ये तरीका काफ़ी गलत है। आगे वो बिजनेस ट्रिप के चलते दूसरे शहर गया था कि जिया इस मौके का फ़ायदा उठाकर घर से भागने की कोशिश करती है कि उसका सामना वहाँ पर निंगशी से हो जाता है। निंगशी अभी काफ़ी गुस्से में थी कि तूने मुझसे मेरे इंघान को छीन लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो उसके बाल खींच खींच कर उसे मार रही थी एंड ऐसे में ही उसे तालाब में धक्का मार देती है। अगले सीन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिया को मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं। तभी ही लेशाव आकर उसे झगड़ा करने लगता है कि जिया की मौत का असली रीजन तू है, साले तुझे तो कहीं पर जाकर मर जाना चाहिए। तूने जिया के साथ जो कुछ भी गलत किया, ऊपर वाला तुझे माफ नहीं करेगा। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर इंघान ने जिया की मौत के पीछे इन्वेस्टिगेशन कराई थी और इसमें निंगशी का नाम सामने आता है, जिस वजह से पुलिस निंगशी को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। वहीं पर हम जिया को देखते हैं जिसको उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने बचा लिया था और अभी ये दोनों हॉस्पिटल में थे। उसके बाजू वाले पेशेंट के फोन में से न्यूज सुनकर उसे पता लग जाता है कि अब निंगशी अरेस्ट हो गई है। तभी ही डॉक्टर उसे डिलीवरी करने के लिए अंदर बुलाते हैं। यहाँ पर इंघान जब अपने घर आता कि घर के हर कोने को देखकर उसे जिया की काफी याद आ रही थी। अब जाके इसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने जिया के साथ कितना ज्यादा गलत कर दिया। उसने तो मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे किसी और की सजा दे रहा हूँ, मैं उससे प्यार करता था और मैं उसे किसी भी तरह से अपने पास रखना चाहता था, लेकिन मेरा ये तरीका कितना ज्यादा गलत था। मैंने उस बेचारी के साथ कितना ज्यादा बुरा कर दिया। ये पछतावे के मारे लड़खड़ाते हुए नीचे बैठ जाता है। अभी इसे रियलिटी काफी ज्यादा जोर से हिट कर रही थी। फिर कहानी हमें सीधा 7 सालों के बाद की दिखाई जाती है जहां पर किसी दूसरे शहर में जिया अपना खुद का कैफे चला रही थी। वो न्यूज में सुनती है कि 7 साल पहले इंघान ने अपनी हायर पोजीशन को छोड़कर छोटा सा बिजनेस शुरू किया और फिर लोगों में आर्ट्स को लेकर जागरूकता फैलाई। इन 7 सालों में उसने काफी ज्यादा मेहनत की, जिस वजह से उसकी कंपनी आज बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। आगे जिया अपने बेटे को बाहर घुमाने के लिए ले गई थी। ये उसका और इंघान का बेटा था। आज इसी शहर में इंघान किसी पेंटर से मिलने के लिए आया था कि उसकी इन दोनों से मुलाकात हो जाती है। वो जिया को जिंदा देखकर काफी शॉक्ड हो गया था कि तभी ही उसका ध्यान इस बच्चे पर जाता है। वो दिखने में बिल्कुल उसके जैसा था कि इंघान को समझ में आ जाता है कि ये मेरा ही बेटा है। जब वो जिया से बात करने चाहता कि जिया काफी गुस्से में अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। आगे वो उसके कैफे में उसे माफी मांगने आया था कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत कर दिया और मुझे आज भी इस बात का रिग्रेट है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे दूसरा मौका दो। वो कहती है कि मेरा अपना खुद का एक कैफे है और मैंने 7 सालों तक अपने बच्चे को अकेले पाला है, तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, प्लीज़ तुम यहाँ से निकल जाओ। वो सोचता है कि इसने अपने बच्चे को अकेले पाला, किसी दूसरे आदमी का सहारा नहीं लिया। मैंने इसे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि ये किसी के ऊपर भरोसा करने से डरती है। इस छोटे बच्चे ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वो सोचता है कि मेरा भी पूरा परिवार होना चाहिए। वो अपने पापा के पास जाकर कहता है कि अगर मम्मी नहीं मान रही तो मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर अपने बेटे की मदद से इंघान रोज रोज जिया को मनाने आने लगता है। वो साबित करके दिखाता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं काफी बदल गया हूँ। जिया को भी उसके अंदर ये सुधार नजर आ रहा था कि वो उसे दूसरा मौका देने के लिए मान जाती है। आगे जिया ने उसे माफ कर दिया था। वो उसे वादा करता है
कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को कभी भी नहीं दोहराऊंगा और तुम दोनों को अच्छे से ट्रीट करूंगा। अब से तुम दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और हम लोग पूरा परिवार है। बस फिर ऐसे ही इस कहानी का अंत होता है। वैसे लास्ट में मैं ये कहने वाली थी कि जिया को इसे दूसरा मौका नहीं देना चाहिए था, लेकिन इंघान सचमुच में 7 सालों के बाद काफ़ी सुधर गया था। उसने जिया को काफ़ी अच्छे से परसू किया और अपने आप को साबित करके दिखाया कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। सो गाइस, वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।